तुम लोग चल रहे हैं डिस्कस करने पेपर ICAR 2020, इसका थर्ड पार्ट है, यानी पार्ट नंबर 3। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन संख्या 33 स्टार्ट करते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलिंग ऑन द सरफेस इज E। द टोटल एब्जॉर्प्शन मोमेंटम डिलीवर्ड विल बी। क्वेश्चन कह रहा है कोई सरफेस है, कोई सतह है, इस पर एनर्जी E गिर रही है। अब जहां एनर्जी गिरेगी वहां मोमेंटम भी होने के चांसेस है। जैसे एनर्जी का फार्मूला होता है फोटोन की, E बराबर hc/λ। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा बराबर hc/E। अब इस लैम्डा की मदद से जब कोई पार्टिकल किसी जगह पर गिरेगा तो पहले मोमेंटम देगा, मोमेंटम में चेंज फील करेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है मोमेंटम डिलीवर्ड विल बी, ये गिरने के बाद कितना मोमेंटम इस सरफेस को डिलीवर कर रहा है, और टोटल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब गिरने के बाद मोमेंटम, पार्टिकल का मोमेंटम टोटली एब्जॉर्ब हो गया, पार्टिकल बाउंस बैक नहीं कर रहा। तो ऐसी अवस्था में लैम्डा मिल गया। हम लगा सकते हैं डे ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा बराबर h/p। तो p बराबर कितना आ जाएगा बेटा, h/λ। तो p बराबर आ जाएगा h और लैम्डा की जगह क्या रख देंगे, hc/E। h से h खत्म, तो मोमेंटम p बराबर E/c। अब अगर टोटल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्वेश्चन संख्या 33 बेटा, अगर टोटल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, टोटल एब्जॉर्प्शन का मतलब 100% अब्जॉर्प्शन चल रहा है। तो टोटल एब्जॉर्प्शन का मतलब अगर गिरते वक्त मोमेंटम p था तो टकराने के बाद ये वापस ही नहीं आया, राइट, मतलब जीरो मोमेंटम के साथ वापस आया, ऐसा भी कह सकते हो। तो टोटल एब्जॉर्प्शन का मतलब p का p मोमेंटम पूरा एब्जॉर्ब हो गया, 100% एब्जॉर्ब। राइट, तो जो मोमेंटम एब्जॉर्ब हुआ 100% वो है p, और p इज इक्वल टू E/c। तो यहाँ मेरे हिसाब से ऑप्शन संख्या फर्स्ट में दिया है, देख लीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन परिवर्तन क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो पार्टिकल गिरे, सीखो सब ये सीखने वाला है कि पार्टिकल गिरे, p मोमेंटम के साथ टकरा के वापस चला जाए p मोमेंटम के साथ। अब मोमेंटम में चेंज कितना होगा, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा टकरा के। अगर आने वाला मोमेंटम नीचे की तरफ है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और जाने वाला ऊपर की तरफ, तो आने वाला प्लस p, तो जाने वाला माइनस p। तो इसे लिख सकते हैं -p माइनस प्लस p, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, और p कितना हो जाएगा, माइनस का 2p। अब आंसर होता है 2E/c अगर 100% रिफ्लेक्शन हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि जो पार्टिकल है वो आया, उसका पूरा मोमेंटम अब्जॉर्ब हो गया। ध्यान रखें, एनर्जी का फार्मूला लगाया hc/λ, फोटोन की एनर्जी, उससे लैम्डा निकाला, लैम्डा से मोमेंटम निकाला, मोमेंटम जो अब्जॉर्ब होगा उसकी वैल्यू E/c। यहाँ E एनर्जी है, c स्पीड ऑफ लाइट, राइट। नेक्स्ट, तो इसका मेरे हिसाब से बेटा ऑप्शन संख्या फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 33 का ऑप्शन संख्या फर्स्ट। नेक्स्ट 34 नंबर कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ UHF। ये दिमाग में रखना है, अलग अलग रेडिएशन के लिए अर्थ की सरफेस में जो अर्थ की सरफेस के आसपास वेव का प्रोपगेशन होता है वो तुम्हारी ग्राउंड वेव, उससे ऊपर जो रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं वो तुम्हारी आयोनोस्फीयर से टकरा के आती है स्काई वेव्स, और जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है UHF होती हैं वो स्पेस वेव कहलाती है, वो स्पेस से टकरा के आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ UHF रेंज नॉर्मली प्रोपगेट बाय मीन ऑफ स्पेस वेव प्रोपगेशन। 34 का फोर्थ नंबर, 34 का फोर्थ नंबर, स्पेस वेव प्रोपगेशन। नेक्स्ट 35। हालांकि बेटा फुल सिलेबस है, इसलिए जो भी तुम्हारे पुराने टच का नॉलेज है उसको तुम रिकॉल करते रहो, याद करते रहो। करंट ग्राफ ऑफ A and B gives dependence of two impedances X1 and X2 on the frequency AC, voltage apply across them। ठीक है भाई, बहुत ध्यान देखिए।
एक एक्सेस फ्रीक्वेंसी का है और एक एक्सेस इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस को जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पीडेंस को जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ऑप्शन दिए बच्चों, जेड फॉर इम्पीडेंस, सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस होता है, टोटल प्रतिरोध होता है, उसे इम्पीडेंस कह सकते हैं। और इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। वो कह रहा है कि भैया एल सर्किट है, आर सर्किट है, तो याद करो अगर तुमने पहले पढ़ा है तो तुम्हें याद आएगा कि रजिस्टर तो स्वयं रेजिस्टेंस होता है, फिर इसके बाद इंडक्टर आता है दैट इज एक्सएल, और सबसे लास्ट में कैपेसिटर आता है दैट इज एक्ससी। एक्ससी इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और जो एक्ससी होता है वो होता है 1/ओमेगा सी। एक्सएल बराबर ओमेगा एल में ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई एफ एल और एक्ससी को लिख सकते हो 2 पाई एफ सी। एक बात ध्यान रखने वाली कि जो एक्सएल है वो 2 पाई एफ एल है, मतलब एक्स एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एक्ससी है वो 1/2 पाई एफ सी है, वो एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लॉजिकली सोचो, अगर मैं एक्ससी वर्सेस एफ का ग्राफ खींचूं तो ये तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इनवर्स का मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्ससी का अगर ग्राफ खींचा जाए तो डिप्रिशिएट करेगा, गिरेगा। फ्रीक्वेंसी वर्सेस एल इसका ग्राफ खींचा जाए एक्सएल का, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल भी बढ़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब देख लो, मैच करा लो, ये एक्सएल है, अब खुद देखो जरा सा, इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ है x2 वाला पाथ वो इंडक्टर सर्किट का है। देख लो भाई, x2 वाला पाथ ये वाला, ये दूसरा वाला x2 है बेटा, हमने ग्राफ थोड़ा आगे पीछे बना दिए क्या, फिर बताएं क्या, फिर बता दें। अरे पगलो तुम दुखी किए हो, सर्किट में कितने तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, 3, इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर। इसका फार्मूला एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ एल, इसका फार्मूला एक्ससी बराबर 1/2 पाई एफ सी, ये फार्मूला आर। अब सुनो ध्यान से, हम एक एक करके ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान देखो। तो एक्ससी और एफ एक दूसरे के डायरेक्टली कि इनवर्सली, तो मान लो पहला ग्राफ खींचा जाए फ्रीक्वेंसी और वर्सेस इम्पीडेंस, तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो कौन सा सर्किट है, कौन सर्किट है, कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस हो गया। दूसरा एक और ग्राफ देखो, अगर फ्रीक्वेंसी वर्सेस व्हाट, यहाँ क्या रखे, इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस के मामले में पता नहीं क्या रखा, लेकिन ये पता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल, फ्रीक्वेंसी के फार्मूले से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल भी बढ़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा। ये किस में हो रहा है, एल में, यानी इंडक्टर में, तो ये इंडक्टर है। बात समझ गया ना। अब पहचान लो कि x1 कैपेसिटर है और x2 इंडक्टर है। देखिए है ऐसा कहीं, मिला बेटा, x1 कैपेसिटर और x2 इंडक्टर। ऑप्शन संख्या 3। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है प्रोजेक्टाइल को फेंका गया 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एंगल थीटा पर, उसकी रेंज मैक्सिमम कब होगी। याद रखें, किसी बॉडी को अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल कर दिया जाए, हॉरिजॉन्टल से थीटा पर फेंका जाए, कितने वेलोसिटी से, u, तो उसकी रेंज का फार्मूला क्या होता है, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, 1 के बराबर है, तो साइन 2 थीटा बराबर 1। ऐसा होता है साइन 90 पर, यानी ये साइन 90 है, तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 90, तो 2 थीटा बराबर किसके आएगा, 90, तो थीटा बराबर कितना आएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। है कोई ऑप्शन। अब इसमें कोई 15-20 एंगल नहीं चलेगा। किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज सबसे अच्छी केवल 1 ही डिग्री पर होती है। कितने पर? अरे चाहे 5 से फेंको, चाहे 10 से फेंको, अगर अच्छी रेंज चाहिए तो 45 डिग्री फेंकना पड़ेगा। ऑप्शन संख्या
तीसरा। 36 नंबर, नंबर 36 नंबर, ये कौन था भाई? 36 हो गया ना, 36 का 3, 37 नंबर बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 37 नंबर। आइए 37 देखिए। 37 क्या कह रहा है, किसी एसी में कौन किसको लीड करता है? तो याद करो, एसी में अगर कैपेसिटर की बात करें या इंडक्टर की बात करें और रजिस्टर की बात करें, तो रजिस्टर में वोल्टेज होता है जो, या वोल्टेज जो आप सप्लाई करेंगे साइनोसॉइडल फॉर्म में, तो वोल्टेज और करंट का एक्सप्रेशन सेम फेज में होता है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ दोनों की फेज सेम है, तो यहाँ सर्किट में जैसे ही वोल्टेज आएगा वैसे ही करंट आएगी, दोनों साथ साथ आएंगे, नो लीड नो लैग। कैपेसिटर पहले चार्ज लेता है, पहले करंट मंगाएगा, तो इसमें करंट आएगी। ऐसा कहते हैं कि कैपेसिटर को जब आप किसी वोल्टेज सोर्स V बराबर V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से जोड़ोगे, जब आप कैपेसिटर को किसी वोल्टेज सोर्स V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से जोड़ोगे, तो ऐसा करते वक्त इसमें पहले चार्ज जाएगा, ये चार्ज होगा, फिर इसमें वोल्टेज आएगा, तो वोल्टेज लीड आता है, तो करंट लीड करेगी। I बराबर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। पड़ोस में आ जाओ। इंडक्टर पहले एटीट्यूड दिखाता है, तो कहता नहीं हम चार्ज नहीं लेंगे, हम किसी प्रकार के करंट चेंज को महसूस नहीं करेंगे। तो वोल्टेज अगर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो एटीट्यूड पहले आएगा और चार्ज या करंट बाद में आएगी, तो करंट लैग करेगी। I बराबर I नॉट ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ध्यान से देखो, तुम्हें समझना क्या है, रजिस्टर में वोल्टेज करंट कैसे आते हैं? साथ साथ। कैपेसिटर में कैसे आते हैं? करंट आगे आती है, कितने फेज से? पाई बाई 2 से। और इंडक्टर में पहले कौन आता है? वोल्टेज, और करंट पीछे आती है पाई बाई 2 फेज। अब देखो जरा, एसी सर्किट में अगर कैपेसिटर की बात करें, तो कैपेसिटर में क्या होता है? वोल्टेज करंट कौन लीड करता है भाई? अरे यार, अगर एक लीड करेगा तो कहते हैं दूसरा लैग कर रहा। लीड कौन कर रहा? कैपेसिटर में जाओ, इस वाले को ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, सवाल इस पर आधारित है। तो कैपेसिटर में कौन होता है? कैपेसिटर में पहले वोल्टेज आएगी, पहले करंट आएगी। I पाई बाई 2 पहले आ गई, प्लस है ना, ये लीड कर रही है, तो करंट पहले आएगी। यानी वोल्टेज, आप दो स्टेटमेंट कह सकते हो, दोनों सही है। करंट लीड बाई पाई बाई 2, ये भी सही है। वोल्टेज लैग बाई पाई बाई 2, ये भी सही है, दोनों बातें सही है। तो ऑप्शन संख्या है कोई? करंट कह रहा है, करंट लीड वोल्टेज बाई पाई बाई 2 इन फेज। ऑप्शन संख्या दूसरा पढ़ लीजिए। उसने कहा करंट के मामले में क्या ख्याल, हम कहेंगे करंट वोल्टेज को पाई बाई 2 से लीड कर रहा है। थर्टी 38 नंबर, ईएमएफ का म्यूचुअल इंडक्टेंस रिलेटेड फार्मूला E बराबर M डी आई बाई डी टी। याद रखिए, किसी भी सर्किट में करंट के टाइम के साथ चेंज होने से भी ईएमएफ आता है, और अगर एक में फ्लक्स चेंज हो दूसरे सर्किट में ईएमएफ आए, तो ऐसे फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, अननोन प्रेरणा। और उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछी जा रही है, तो हम रखेंगे E की जगह वोल्टेज कितना दिया बेटा? 16 मिली वोल्ट, 16 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। पढ़ते जाओ। सवाल संख्या 38, E बराबर M डी आई बाई डी टी। हालांकि माइनस M होता है, हमने माइनस इग्नोर कर दिया। E मतलब EMF कितना? 16 10 टू पावर माइनस 3 वोल्ट। नेक्स्ट बोलो बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल। तो पहले EMF दिया है, बोर्ड पे ध्यान दो, M पता करना है, और करंट का जो रेट ऑफ चेंज है, ये लिखा हुआ चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो दिया 4 एम्पियर प्रति सेकंड चेंज हो रही करंट, 4 एम्पियर पर सेकंड। अब काटापीटी करोगे तो मेरे हिसाब से 4 से 4 खत्म, तो M बराबर कितना आएगा बेटा? इधर अकेला बचा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। और इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सबका मात्रक हेनरी।
हेनरी। अब जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो सब ऐसे ओपन करके दिए गए हैं, तो यही सही है। 4 × 10⁻³ हेनरी है कोई ऑप्शन बेटा? 4 × 10⁻³ ऑप्शन संख्या सेकंड, ऑप्शन संख्या सेकंड 39 नंबर, 39 नंबर। नंबर आइए बेटा। 39 नंबर अपने आप में एक शर्त है। हाँ जी बेटा, 39 नंबर कौन सा वाला? Which of the following relationship acceleration and displacement of the particle involve simple harmonic motion? हाँ भाई कौन सा? चौथा ऑप्शन सही। देखो जरा कैसे एक्चुअली हुआ क्या? 39 नंबर सवाल बड़ा शानदार है। कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई भी सरल आवर्त गति, उसकी सामान्य शर्त यही होती है, अल्फा बराबर -ω²/। ये लिखने का तरीका है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन दिशा में विपरीत होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की आवश्यक शर्त है। अब देखो कौन सा रिलेशन ऐसा है जिसमें मैचिंग हो रही है। एक तरफ एक्सेलरेशन लिखाओ बराबर माइनस टाइम्स ऑफ इधर डिस्प्लेसमेंट लिखाओ, एक्स में या वाई में। है कोई इक्वेशन ऐसी? सिंगल पावर होनी चाहिए, ये भी सिंगल पावर, ये भी सिंगल पावर। देख लो भाई, आई थिंक फोर्थ पार्ट ऐसा है, ए बराबर -50 टाइम्स ऑफ एक्स। दूसरी एक और तरीका बेटा, जो भी दी गई इक्वेशंस d2y/dt2 + ω² इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशंस ऐसे सेटिस्फाई करेगी, वो भी एचएम मानी जाएगी। तो आप इस इक्वेशन को अगर उठा के वहां रखेंगे सेटिस्फाई करेगी, राइट? कोई डाउट तो नहीं? तो इसका ऑप्शन संख्या 39, ऑप्शन संख्या बेटा 4। 40 नंबर, नंबर 40 नंबर। चालीस में एक सर्किट दिया है, हालांकि इन्होंने बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं करी। बैटरी कितने वोल्ट की, करंट कितनी आ रही? 4 एम्पियर। क्वेश्चन कह रहा है कि रजिस्टर R है, एक रजिस्टर R है, रजिस्टर R के ठीक पैरेलल ऑर्डर में एक वोल्टमीटर लगा है। अब वोल्टमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज अवेलेबल है दैट इज गिवन एज 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट है। वोल्टमीटर के अक्रॉस अवेलेबल वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट है, और करंट कितनी है? 4 एम्पियर है। मेरे हिसाब से जिसके अक्रॉस वोल्टेज है, मेरे पास समझिएगा, जिसके अक्रॉस वोल्टेज है उस वोल्टेज का मेजरमेंट कर लिया। इसमें करंट यहाँ कितनी आई है? 4, क्योंकि ये सीरीज में है, तो पूरे सर्किट में करंट कितनी जाएगी? अरे यार सीरीज में एक ही एलिमेंट लगा है, 4 4 4 4 4 4 4। दूसरी बात, एपरेटस लगे जरूर होते हैं, उनका कोई फिलहाल रोल नहीं है, आप इन्हें चाहे दिमाग से हटा सकते हैं। तो हम लगाने जा रहे हैं, वोल्टेज पता है। अच्छा 10 वोल्ट किसका वोल्टेज है? ये 10 वोल्ट किसका वोल्टेज है? इस रजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज है। तो वोल्टेज पता है, करंट पता है, आर पता कर लेंगे। वी कितना? 10। करंट कितनी आ रही? 4। आर पता करना, 4 से काटो 2.5, रेजिस्टेंस बराबर 2.5। ऑप्शन संख्या सेकंड। अच्छा अगर ये वोल्टमीटर कहीं और लगा होता तो फर्क पड़ता है कि इसी के क्रॉस 10 वोल्ट गिरा, तो भैया 10 वोल्ट कैसे गिरेगा? जब 2.5 एम्पियर की करंट, सॉरी 4 एम्पियर की करंट 2.5 ओम रजिस्टर से पास होगी तो 10 वोल्ट गिर जाएगा।
41, 41, 41, कह रहा रेडियस ऑफ या स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज इंक्रीज बाई डेल्टा r, द एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी, जहां s सरफेस टेंशन है, हाँ भाई ध्यान से देखो, अगर कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और वो अपनी रेडियस को थोड़ा बढ़ा ले, कितना कर ले बेटा, ऐसा करते हैं, पहले रेडियस कितनी थी r, अब कितनी हो गई r प्लस डेल्टा, रेडियस चेंज हो गई। तो हमसे बॉगडन पूछ रहे, तो बॉगडन का जनरल फार्मूला होता है सरफेस टेंशन के केस में, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाई चेंज इन एरिया, ये बॉगडन का फार्मूला। अब उसने कहा वाटर का सरफेस टेंशन S मान ले, हमने कहा ठीक है भाई, और चेंज इन एरिया में सोचो, अगर ये ड्रॉप है तो ड्रॉप का पहले एरिया कितना होगा, अगर इसकी रेडियस r है 4 पाई r स्क्वायर, और अब बढ़ के कितना हो गया है 4 पाई r प्लस डेल्टा r स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 पाई r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर, ये बाद का एरिया, और माइनस 4 पाई r स्क्वायर, ये पहले का एरिया, चेंज इन एरिया आ जाएगा। अरे भैया बाद का एरिया माइनस पहले का एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर टाइप का, राइट। ओपन करो, 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा r का स्क्वायर, यार 4 पाई सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अरे कोई कष्ट है तो बेटा ऐसा कर दो ना, 4 पाई इसको ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, सही है, माइनस 4 पाई r स्क्वायर, देख लो मल्टीप्लाई करो भाई, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई डेल्टा r स्क्वायर, 4 टू जा 8 पाई r डेल्टा r, माइनस का 4 चौको, ये कुछ गड़बड़ किया, अच्छा ये तो 4 पाई r स्क्वायर है, क्या यार, ये कैंसिल। चेंज इन रेडियस अगर बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो ये इग्नोरेबल टर्म है, इसे हटा दो, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 8 4 दूनी 8 पाई r डेल्टा r बचेगा बेटा, 8 r डेल्टा r। अब वैल्यू रखो, वर्क डन बराबर सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई में चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, 8 पाई r डेल्टा r, दैट्स आंसर। कोई ना कोई ऑप्शन दिख रहा होगा ऐसा, ऑप्शन देखिए है कोई, अरे बेटा ये कैपिटल R स्मॉल r में कंफ्यूज ना होना यार, मिला ना, फोर्थ पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन, यहाँ R रख लो बेटा। फोर्थ ऑप्शन 42 नंबर, 42 नंबर, 42 नंबर बेटा, सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है फाई अपॉन आई। इधर 7-8 सवाल ऐसे हैं लगातार, जो तुम्हारा एक भी लगभग टच सेक्शन नहीं, आगे भी लाइट आ रही तो तुमने पढ़ी है भाई। जो इलेक्ट्रो के सवाल है, सरफेस टेंशन है, जो नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा भी डिफिकल्टी होगी। अभी इलेक्ट्रो आ रही, जो पढ़ चुके हैं उस पर अपने आप को जज करना कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सेंसिटिविटी का, हाँ सेंसिटिविटी का जनरल फार्मूला क्या होता है, सेंसिटिविटी का फार्मूला था फाई अपॉन, तो याद रखो सेंसिटिविटी दरअसल करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जरा सी करंट आए अब तुरंत डंडी हिल जाए, उसको कहते हैं बहुत अच्छा सेंसिटिव एलिमेंट है। जरा सी करंट कम आए और सेंसेशन ज़्यादा दिखाए तो कहेंगे बहुत सेंसिटिव है। बात समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो हमारे पास अब दो करंट दी गई, पहचानो जरा 3 और 4 में कौन बड़ा है। 42 वाले में ए और बी दोनों में हमको, एक में 3 10⁻³ -3, एक में 4 10⁻³ कौन बड़ा है।
अच्छा, जो बड़ा है उसकी सेंसिटिविटी, जो बड़ा है उसकी सेंसिटिविटी कम होगी और जो छोटा है उसकी सेंसिटिविटी, तो कौन छोटा है? 3 × 10⁻³ ज़्यादा छोटा है। पावर में माइनस नहीं, नंबर में 3 × 10⁻³ एम्पियर छोटा है तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। ऑप्शन संख्या ए, पहला वाला पार्ट कह रहा है, देखो जरा यही बात कि ए की करंट कम है। देखो जरा सा, ए के करस्पॉन्डिंग करंट, हाँ बताइए। हटा देते हैं पॉइंट, आओ नहीं तो पहले देखो, नहीं ठीक नहीं है। अरे पागल यार, बच्चों क्या करते हो तुम लोग यार। बेटा पावर में माइनस है, यहाँ आइडेंटिकल पावर्स है ना, तो कंपैरिजन नंबर से करो। एक चीज भाई जो चीज़ समान उसमें तुलना क्या करनी, जो बराबर उसको हटा दो, इनमें छोटा बड़ा देखो। तो ए की करंट, ए का जो कह सकते हो करंट है वो कम है, जिसका करंट कम उसकी सेंसिटिविटी, तो ए मोर सेंसिटिव है। ऑप्शन संख्या फर्स्ट में ऐसा कहा गया, 42 का ए पार्ट, राइट। क्वेश्चन संख्या 43, ये शानदार सवाल, उम्मीद है सबको आंसर देगा। 42 नंबर पढ़िए, 42 नंबर पढ़िए। नंबर 43 नंबर 43 नंबर कह रहा भैया कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एफ है, इसको डुबो दिया गया ट्रांसपेरेंट लिक्विड में, फोकल लेंथ चेंज होगी नहीं चेंज होगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब पहले फार्मूला आता है क्या फार्मूला, एफ एल बराबर म्यू लेंस अपॉन म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस, और डब्बे के अंदर 1/-1 जो पढ़ा है जो किए है उनमें से सवाल कॉन्फिडेंस आएगा। चलो अच्छा मुझे बताओ जरा, बहुत ध्यान से देखो। कह रहा हमने किसी लिक्विड में डुबो दिया, लो भैया सवाल ही खत्म, सवाल खत्म। कितना सुंदर सवाल है। अच्छा मुझे याद करो, हाई कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू जी। इसको जिस लिक्विड में डुबोया गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? अच्छा मुझे बताओ, अगर म्यू जी जीतेगा तो जैसा है वैसा रहेगा, और अगर हार जाएगा तो नेचर पलट जाएगा। ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ग्लास से, ऐसा बताओ कौन जीता, ग्लास की लिक्विड? लिक्विड जीतेगा मतलब ग्लास हार गया, हार जाएगा तो नेचर पलट जाएगा। तो है तो कॉन्वेक्स लेकिन बिहेव करेगा। ऑप्शन संख्या तीसरा, कोई और तो नहीं? नेक्स्ट अगला 44 नंबर 44 नंबर। अच्छा बताओ 44 नंबर क्या कह रहा है? 44 नंबर कह रहा है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रही है, क्या क्या नहीं बदलेगा मुझे याद करो। लाइट जब एक मीडियम से, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सभी कंपटीशन एग्जाम का, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी, पर बताओ रफ्तार बदलेगी, रफ्तार बदलेगी, वेवलेंथ बदलेगी, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम की प्रॉपर्टी, ये तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, कौन नहीं चेंज होगा? कौन नहीं चेंज होगा? तो आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, तो बताओ कौन कौन चेंज होगा? वेवलेंथ चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होगी। ऑप्शन संख्या 4, राइट। नेक्स्ट 45, ये सीखने वाला, ये कम्युनिकेशन सिस्टम का सवाल है, मन में याद रखना है। 45 नंबर कह रहा है कि आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें डायोड, जेनर डायोड, सब कुछ, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर है ना, रियोस्टेट, कैपेसिटर, इंडक्टर, सब कुछ लगा उसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दे सकते, वो आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और VL ऐसा ही, बहुत ध्यान सुनना, ये वो सर्किट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ आईसीज
नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ सर्किट कंपोनेंट इन लॉजिक गेट 100 से 1000 के बीच में है। आईसी में जब में अंदर कंपोनेंट्स की संख्या 100 से 1000 के बीच में होंगे उसे हम कहेंगे VLSI, यानी वेरी लार्ज स्केल, आई फॉर इंटीजर। सर्किट में एलिमेंट की संख्या 100 से 1000 मतलब बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो उसे कहेंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीजर सर्किट, VLSI। तो 45 का बेटा 45 में ये कैटेगरी है, इसको याद रखना मन में। 4th नंबर 46 नंबर 46 नंबर बोलो भाई। एक निडल है जो 45 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस रखी गई है ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट 90 सेंटीमीटर ऑन अदर द लेंस की फोकल लेंथ। भैया सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो। सबसे पहले पहचानो कौन सा लेंस रख दिया जाए। सवाल पढ़ो, 46 नंबर पढ़ो। कौन सा ऐसा लेंस जिसमें ऑब्जेक्ट एक तरफ रख दो और इमेज दूसरी तरफ बने, है कुछ ऐसा? कन्वेक्स की कॉन्केव? अभी इसे कंफ्यूजन मक्का मारना छोड़ देंगे। अरे यार अगर कॉन्केव रखोगे तो क्या लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगी, तो जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर इमेज बन जाएगी, दूसरी तरफ कहाँ बनेगी? इन जनरल बात कर रहा हूं मैं। अब बताओ क्या होगा? ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर, तो कौन सा लेंस है भाई? यार ये इतनी बातें तो क्लियर रखो, कौन सा है? कॉन्वेक्स, उत्तल। तो ऑब्जेक्ट कितनी डिग्री पर रखा है? 45 डिग्री पे रखा है। आखिर कितने पर है? 45 पर एक साइड। इमेज कितने पर है? 90 सेंटीमीटर पर दूसरे साइड। अच्छा मुझे बताओ जरा ध्यान से, ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए चलोगे कहां से? ऑप्टिकल सेंटर। इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की अपोजिट? इन डायरेक्शन चलोगे कि अपोजिट चल के आओगे ऑब्जेक्ट? तो ध्यान से देखो, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक इंसिडेंट के अपोजिट आना पड़ा, अर्थात u माइनस में होगा। तो u बराबर माइनस का 45, u बराबर माइनस का 45। इमेज कहां बन रही है? दूसरी तरफ। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन बन रही, ये वाला मामला प्लस रहेगा, तो v बराबर प्लस 90। कोई रिलेशन होता है क्या? फोकल लेंथ पता करनी, यानी f क्वेश्चन मार्क है हमारा। कोई रिलेशन है क्या? 1/f बराबर 1/v माइनस, तो रखो 1/f बराबर 1/v। v कितना? 90 माइनस 1/u, u कितना? माइनस 45। अच्छा तो माइनस माइनस प्लस, एलसीएम 90, 90 के 90, 45 दूनी 90। 1/f बराबर 3/90, 1/f बराबर 3/3 से काटो कितना आएगा? 30। तो फोकल लेंथ कितनी भाई? 30 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 30 और लेंस का नेचर कैसा है? कॉन्वेक्स है। ऑप्शन संख्या, ऑप्शन संख्या फर्स्ट इज करेक्ट। लेंस कॉन्वेक्स with a focal length 30 centimeter. And now we are proceeding toward the last questions. Hurry up. 47, 47, 47 फटाफट देखिए बेटा। प्लैनेट की रेडियस ट्वाइस है, डेंसिटी इतनी, इसकी वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी का जनरल फार्मूला, ये बेटा फार्मूला बेस्ड चीजें हैं। अंडर रूट ऑफ जी आर ई ऑर्बिटल वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ 2 जी आर ई ये इसके वेलोसिटी। अरे जी एम ई बाई आर ई को जी आर ई लिख सकते हैं, और जी की वैल्यू चाहो तो लिख सकते हो 4/3 पाई जी रो आर ई, और एक आर ई और था स्क्वायर। ये दिमाग में रखना। इसके वेलोसिटी इज एक्चुअली डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल है। अंडर रूट ऑफ, ये सब कांस्टेंट है यार, सब कांस्टेंट है, तो डिपेंड करती रो आर ई स्क्वायर के रूट के, ऐसे याद रखो। अब करा एक प्लेनेट है जिसकी रेडियस ट्वाइस है और डेंसिटी 1/4 है, तो उसमें इसके वेलोसिटी, रेशियो ऑफ इसके वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ टू दैट प्लेनेट
फ्रॉम अर्थ टू दैट प्लेनेट, तो इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ मान लो यही है। अब इसके वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेनेट कितनी हो जाएगी अंडर रूट के अंदर, उसकी डेंसिटी कितनी है 1/4 है तो ρ/4 हो जाएगी, और रेडियस कितनी है दुगनी है, तो रेडियस की जगह 2r का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर, तो इसके वेलोसिटी ऑन अर्थ विद रिस्पेक्ट टू इसके वेलोसिटी ऑन प्लेनेट इज इक्वल टू रो से रो खत्म, आर स्क्वायर से आर खत्म, ध्यान से देखो 2 दूनी, यहाँ भी 4 से कुछ नहीं बचा, 1/1, दैट्स इट। ऑप्शन संख्या सेकंड, बेहद ही सरल सवाल, बेहद ही सरल सवाल। 48 नंबर, ट्रांसफार्मर के कोर में अंदरूनी हिस्से में, बात करें बेटा, बोले ट्रांसफार्मर के जो कोर सेक्शन है, (48) नंबर, बड़े जल्दी देखिए, ट्रांसफार्मर का जो लैमिनेटेड कोर सेक्शन होता है ये वाला, ट्रांसफार्मर के कोर सेक्शन में जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स बाईपास करने के लिए, फ्लक्स के इजी पैसेज के लिए हम ऐसे सब्सटेंस को पसंद करते हैं जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी दोनों ही अच्छी हो, और ऐसा काम सॉफ्ट आयरन करता है। ऑप्शन संख्या सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन संख्या 3। सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन याद करो, C/5 बराबर, याद करो भाई, F-32/9। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस, इसको C को TC लिख दो, TC बराबर 5/9, डब्बे के अंदर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट को टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और माइनस का 32, दैट्स इट। है ऑप्शन कोई? ऑप्शन संख्या, हाँ जी, आप चाहो तो 5 को नीचे ले जाओ, क्योंकि उसने 5 नहीं रखा, 5 को नीचे ले जाओगे तो क्या 5 ऐसे आ जाएगा, या 1 बचेगा, 9/5, 18/95, सो इट विल बी 1/1.8 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। देखो ध्यान से कितनी बदमाशी करी सवाल में, तुमने ये पढ़ा था वही लिखा है, लिखने का तरीका बदल दिया है उसने, और 5 को नीचे ले गया, 5 को ऊपर ले गया, फिर इसके बाद नीचे ले गया, डिवीजन करके डेसिमल में आंसर दे रहा। इसलिए चीज़ों को अच्छे से देखें, सुपरफिशियली फार्मूला ना पढ़ें, खाली ऊपर ऊपर पढ़ लिया, हाँ ठीक याद है, उसे पेन भी चलाया करो कम से कम एक बार। तो भैया 49 का कौन सा सही है? पहला। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, 50 नंबर, ध्यान से देखिए। आइडेंटिकल पार्टिकल हैविंग मास m मूव्स टुवर्ड ईच अदर विद वेलोसिटी v एंड 2v, उनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? ध्यान से देखिए, अगर एक पार्टिकल m है जो कि 2v से चल रहा है टुवर्ड्स ईच अदर, दूसरा पार्टिकल भी आइडेंटिकल मास का जो कि v से चल रहा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, पार्टिकल के मास के साथ जो उसकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो इधर जा रहा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव में उसमें लगा दो i कैप, तो जो पीछे आ रहा है उसमें लगा दो -i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होता है, पहला पार्टिकल का मास उसकी वेलोसिटी, दूसरे पार्टिकल का मास उसकी वेलोसिटी अपॉन दोनों पार्टिकल के मासेस का सम। तो VCM बराबर, चलो भाई m कितना, m1 कितना m, v1 कितना 2vi कैप, m2 कितना m, वेलोसिटी कितनी -vi कैप, तो vi कैप लिखो, माइनस को यहाँ उठा लाओ, अपॉन पहला मास m, दूसरा m, 2mvi में 1mvi निकल गया, mvi कैप अपॉन 2m, m से m खत्म, आंसर v/2, डायरेक्शन i कैप। है कोई ऑप्शन ऐसा? आई थिंक तीसरा। सही, इस प्रकार से हमारा शतक पूरा हुआ। ठीक बात, बाकी बातें हम लोग कल अपने टर्न पे कंटिन्यू करेंगे जैसे पढ़ रहे थे। ये था ICR 2020 का पेपर। अब देखो क्वेश्चन